तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप या तो ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ी अजीबोगरीब घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि आज की कहानी में दो कहानियाँ सुना देता हूँ। दरअसल बिहार में एक ज़िला लगता है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद ज़िले का एक कोर्ट है, जैसे हर ज़िले में होता है। तो अभी इसी पिछले शुक्रवार को, यानी जो शुक्रवार बीता परसों इस कोर्ट में बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की शादीशुदा थी, लड़का कुंवारा था। लड़का बैठ के रो रहा है, लड़की उसके ऊपर चिल्ला रही, कभी शोर कर रही, कभी डांट रही, कभी फटकार रही। अब ये चीज़ें जब हुई तो आसपास के लोग भी वहाँ जमा होने लगे कि क्या हो गया, ये कौन सा मामला है। अब सारे लोग इकट्ठा हैं, सारे लोग पूछ भी रहे हैं, सारे लोग समझा रहे हैं, लेकिन जो लड़की है वो चुप होने का नाम नहीं ले रही, लगातार चिल्ला रही, भला बुरा उस लड़के को बोल रही। आलम यह हुआ कि जब हंगामा काफ़ी तेज़ हो गया तो फिर पुलिस भी आती है। पुलिस आने के बाद भी जब ये लोग शांत नहीं होते तो पुलिस इनको वहाँ से उठाती है, कोर्ट से उठाने के बाद थाने लेके आती है। आने के बाद जब पूछताछ शुरू करती है कि आखिर तुम दोनों का मसला क्या था, तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ झगड़ रहे हो, तो लड़का जो था वो रोने लगता है। लड़का रोने लगता है तो फिर पुलिस वाले परेशान कि आमतौर पे लड़कियां रोती हैं, यहाँ तो लड़का रो रहा। इसके बाद फिर लड़की से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम बताओ मामला क्या था। तो इस पर लड़की अपनी पूरी बात बताती है और कहती है कि लगभग 6 से 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब शादी होने के बाद अब अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी वो बिजी थी, एक बच्चा भी होता है। बच्चा होने के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, परिवार में काफ़ी प्रेम था, पति पत्नी का संबंध भी काफ़ी अच्छा। लेकिन इसी बीच इस लड़के जिसका नाम अरुण था, इसकी एंट्री होती है। अरुण से इसकी मुलाकात होती है। मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जान पहचान हो जाती है। जान पहचान होने के बाद फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ, फिर बातचीत का भी सिलसिला शुरू हुआ और बातचीत इस कदर आगे बढ़े कि फिर दोनों में प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो एक शादीशुदा महिला और किसी पराये मर्द के साथ अगर वो प्यार कर रही है तो इसमें तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बहुत होगा ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। आखिरी हद यही है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो लड़की है वो तलाक ले, उसके बाद यहाँ शादी करे। तो यहाँ पे उस लड़की को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति को छोड़े, उसके बाद अरुण के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे। इसीलिए वो शादीशुदा ज़िंदगी जीने के साथ साथ अरुण के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रखती है। साल दर साल बीतते गए, लगभग 3 साल तक रिलेशन चला। इन 3 साल के रिलेशन के दौरान ये लोग कई बार मिले, कई बार वीडियो कॉल पे बहुत सारी चीज़ें हुई। और हर बार जब ये लोग मिलते तो जो अरुण था वो चुपके से वीडियो बना लेता, और जब भी वीडियो कॉल वगैरह होती तो उसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये ऑन करता, स्क्रीन शॉट लेता, यानी तमाम तरह के सबूत, तमाम तरह के वीडियोग्राफ्स ये अपने पास उस लड़की का जमा करने लगा। अब सारी चीज़ें तो ठीक चल रही थी तो अरुण भी शांत था। लेकिन इसी बीच जब लड़की बात करने से मना करती है और इन दोनों के बीच झगड़ा होता है तो जो अरुण था वो गुस्से में और तैस में आके जितने भी फोटोग्राफ्स थे, जितने भी वीडियो थे, वो लोगों को भेजना शुरू कर देता है। इसके पति को भी भेज देता है। अब जैसे ही इस लड़की के पति को वो वीडियो मिलता है, पति का गुस्सा सातवें आसमान पे। पति फ़ौरन इसको एक तरह से छोड़ देता है, कहता है कि तुम अपने मायके जाओ, तुम मेरे पास रहने लायक नहीं हो। अब पति इसको छोड़ देता है, मायके लाके पहुंचा देता है। अब लड़की अरुण से कांटेक्ट करती, कहती कि तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, मेरा पति मुझे छोड़ चुका है और तुम मुझसे बात करना चाहते थे, अब मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, अब तुम मुझसे शादी करो और मेरी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। अब जैसे ही ये बात अरुण सुनता है तो अरुण का तो मानो अब होश फाख्ता हो गए कि ये क्या, अब तक तो ठीक था, वो किसी और की वाइफ थी, मैं बातचीत कर रहा था, संबंध मेरा था उससे, लेकिन शादी तो मुझे नहीं करनी। इसी बात को लेके अब इन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो फिर जो ये लड़की थी ये अरुण कुमार को घसीटते हुए कोर्ट लेके जाती है। औरंगाबाद के कोर्ट में जाने के बाद फिर वहाँ पे पूरा मामला होता है। उसके बाद शादी की जो कागजी कार्रवाई होती है वो शुरू की जाती है। अब शादी का कागज़ आता है, जो कोर्ट मैरिज होती है। आने के बाद जो लड़का था उसने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि लड़की ने शादी के लिए सिग्नेचर किया, लेकिन जो लड़का था वो इनकार कर देता है, कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और तुम अपने पति के पास जाओ।
अब जैसे ही ये बात लड़की सुनती है तो सुनने के बाद फिर इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और लड़की अपने बयान में कह रही है कि इसने मेरी वीडियो भी वायरल की, मुझे बदनाम भी किया, मेरे पति से मेरा तलाक भी करवाया, तमाम तरह की चीज़ें हुई, पति ने मुझे छोड़ दिया और अब ये खुद मुझे स्वीकार नहीं रहा तो मेरे साथ गलत है और अगर ये नहीं स्वीकारेगा तो मैं इसके खिलाफ़ पुलिस केस करूँगी, मामला आगे तक लेके जाऊँगी और ये अगर मुझसे शादी कर लेता है तो मैं कुछ भी कार्रवाई नहीं करूँगी और इसी के साथ खुशी खुशी रहूँगी। तो अजीब कसमुकस है, पुलिस वाले अभी भी मान मनौवल में जुटे हुए हैं कि जैसे तैसे करके इन दोनों में समझौता हो जाए, शादी हो जाए। लड़का है बाकायदा रो रहा है, मैंने तो उसकी वीडियो भी देखी, देखने के बाद हंसी भी आ रही थी कि ऐसे काम करने से पहले आपने सोचा नहीं, अब लड़की गले पड़ गई तो आप रो रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब घटना है, बड़ा ताजुब भी हुआ। लड़की आप कायदे से समझिए तो दिल की कितनी अच्छी है, उसने कुछ कार्रवाई नहीं की, नहीं तो वीडियो वायरल करना अपने आप में एक बहुत संगीन जुर्म है। वो बस इतना चाह रही कि उससे शादी कर ले, उसके साथ रहे, लेकिन जो लड़का था वो पीछे हट रहा, इस वजह से अब कोर्ट में इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो एक अपडेट थी या फिर एक कहानी समझिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं और आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है जैसे अभी जो कहानी सुनाई उसमें एक लड़का था और अब की जो कहानी है उसमें एक महिला है। और कायदे से जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप महिला के बारे में आपका जो एक सोच होगा, जो आपकी राय होगी, कहीं ना कहीं बड़ी चौंकाने वाली होगी। ये बात मैं शुरू में ही बोल दे रहा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद में एक इलाका है दीनानाथपुर पूठी। इसी इलाके में बात है 18 मई की। 18 मई को जो गाज़ियाबाद पुलिस है उसके पास एक फ़ोन जाता है। अब फ़ोन जाता है, फ़ोन जाने के बाद पुलिस वाले उठाते हैं। सामने वाला बोलता है कि साहब मेरे मकान के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि कैसी लाश है, क्या हुआ है, किसी ने मर्डर किया या फिर कोई और बात। तो सामने वाला कहता है नहीं, किसी ने मर्डर नहीं किया, दरअसल इस महिला ने अभी भी सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो फ़ौरन अपनी गाड़ी, अपनी PCR वैन निकालते हैं। निकालने के बाद के पहुँचते हैं उस क्राइम सीन पे। पहुँचने के बाद फिर घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर का मालिक जो था जितेंद्र यादव, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पे ये लाश दिखी है। उसके बाद जितेंद्र यादव बताता है कि मेरे यहाँ एक महिला थी गुड्डी, वो किराएदार थी, उसके 3 बच्चे भी थे, एक आदमी के साथ वो रहती थी। अभी अभी देख रहा हूँ कि आदमी बुरी तरह परेशान है, रो रहा है। रोने के बाद मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ तो पता चलता है कि जो महिला है उसने दरवाजे में जो हुक लगा हुआ है दरवाजे के ऊपर, उससे फांसी लगा ली। अब पुलिस वाले भी जब देखते हैं कि मकान मालिक ये बात बोल रहा, तुरंत भाग के कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो गुड्डी है ज़मीन पे लेटी हुई है, उसके गले में फंदा लगा हुआ है। जो उसका पति है या फिर कौन है अभी तक कुछ क्लियर नहीं, आनंद, वो उस महिला के ऊपर पानी की छींटे मार रहा, उसको उठाने की कोशिश कर रहा। यानी अगर कायदे से समझा जाए तो आनंद को अभी तक यकीन ही नहीं हुआ कि जो गुड्डी है वो मर चुकी है। अब पुलिस वाले आनंद को समझाते हैं, समझाने के बाद उसका हौसला बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद बॉडी कब्जे में लेते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद आनंद से पूछते हैं कि आखिर ये महिला ने आत्महत्या क्यों की। तो आनंद बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद फिर ये गुस्सा गई, उसके बाद फिर ये चली गई फांसी लगाने और मैं शराब के नशे में था, मैं समझ नहीं पाया। और पुलिस वाले भी देखते हैं कि हाँ, आनंद के मुंह से शराब की बदबू तो आ रही है। तो पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है। गले पे बाकायदा फंदा कसा हुआ था, बॉडी पे कहीं चोट के कोई निशान नहीं। मकान मालिक भी बोल रहा है कि इसने आत्महत्या कर ली, पति भी बोल रहा है कि आत्महत्या कर ली। तो फिर मामला ओपन एंड शट है, ज़्यादा कोई बात नहीं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। पुलिस वाले भी लगभग कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। उन्हें बस इंतज़ार था कि जो पोस्टमार्टम है उसमें लिख उठे कि हाँ, ये जो मौत हुई है वो आत्महत्या ही है, उसके बाद मामला क्लोज हो जाएगा। अब पुलिस वाले भी एकदम आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरे मामलों में बिजी हैं। संयोग से 2-3 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जो चीज़ें लिखी थी उसे देखने के बाद तो ये जो केस था पूरा का पूरा पलट जाता है। दरअसल जो चीज़ें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पहला, उस औरत के मुंह पे यानी दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है उसमें कुछ चोट के निशान थे। अब चोट के निशान हो सकता है कि लाश को उतारा गया हो तो गिर गई हो या फिर कोई और बात हो।
तो जो ब्लड था अगर उसको चेक किया गया तो ये जो ब्लड था ये प्रीमॉर्टम था। अब प्रीमॉर्टम यानी मरने से पहले, यानी इस महिला को मरने से पहले किसी चीज़ से चोट लगी, चोट लगने के बाद फिर ये निशान बना, ये ब्लड बहा। पुलिस वाले यहाँ से भी लगता है कि हो सकता है कि फांसी के दौरान कई बार आदमी हिलता डुलता है, छटपटाता है, पैर हिलाता है, तो बॉडी कभी कभार ऐसे डोलने लगती है, पेंडुलम जैसा, कभी कभार ऐसा केस में होता है। तो दरवाजे वगैरह से लड़ गया हो या फिर चोट लग गई हो। लेकिन इसके बाद जो गले का मार्क आया था, फांसी का जो फंदा था उसका जो मार्क था वो वी शेप में नहीं था। और आमतौर पे अगर आप समझें, अगर कोई फांसी लगाएगा तो अगर ये गला है और फांसी लगाएगा तो लास्ट में जो फंदा होता है ये ऐसे होता है, और जो नॉट होती है यानी जो गांठ होती है उस सर से थोड़ा सा जहाँ बाल का वो होता है, बाल ख़त्म होता है, वहाँ पे जाके आती है। यानी फंदा कभी गोल गोल नहीं हो सकता, हमेशा वी शेप में ऐसे होगा। तो जब वी शेप में निशान ना मिला, साथ ही मुंह पे कुछ चोट की निशान, हल्की ही माइनर इंजरी थी, लेकिन अब पुलिस वालों को डाउट हो गया कि इस मामले में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो शायद कोई ना कोई छुपा रहा है, और हो सकता है कि ये जो मामला है ये नेचुरल डेथ ना हो या फिर आत्महत्या ना हो, ये मर्डर हो सकता है। अब पुलिस वालों को 50-50 चांसेस लग रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने एक अच्छा काम किया कि रिस्क नहीं लिया। पुलिस वाले अब सबसे पहले मकान मालिक से पूछताछ करते हैं कि आपने क्या देखा। तो मकान मालिक बताता है कि मैंने देखा कि जितेंद्र जो है ज़ोर ज़ोर से रो रहा, फ़ौरन में भाग के गया तो देखा कि जो लाश है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, गले पे फंदा कसा हुआ था, फंदा का थोड़ा सा हिस्सा हुक में भी लटका हुआ था, तो मुझे लगा कि सुसाइड है। इसके बाद जब पति से पूछताछ की गई जो आनंद शर्मा था, तो आनंद शर्मा भी सेम बातें बोलता है, कहता है कि झगड़ा हो गया था, उसके बाद फिर ये सुसाइड कर लेती है। लेकिन जब ये आनंद जितेंद्र जितनी बात बोला, यानी जो मकान मालिक था, उसकी बातों में तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये जो पति था उसने जो कुछ बोला उसकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। अब पुलिस वाले भी फ़ौरन इस बात को भांप जाते हैं। भांपने के बाद फिर सख्ती से पूछताछ शुरू होती है, और पूछताछ जब सख्ती से होती है तो अंत में जो आनंद शर्मा था वो टूटता है, और टूटने के बाद जो कहानी बताता है उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी एक बार सकते में आ जाते हैं कि किस कैटेगरी की महिला थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत अगर कायदे से देखा जाए तो आज से लगभग 30 साल पहले होती है। 30 साल पहले जो गुड्डी थी, मेरठ के मवाना थाना के एक गांव है नगला, वहाँ की रहने वाली एक लड़की। परिवार वाले एक रिश्ता खोजते हैं, रिश्ता खोजने के बाद शादी कर देते हैं। अब शादी होती है, शादी होने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो गुड्डी थी वो बिज़ी होने के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। 2 बेटियां भी हो जाती हैं, बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, इन बेटियों की शादी होती है। शादी होने के बाद अब गुड्डी और उसके पति के बीच इसी बात को लेके तनातनी होने लगी कि अभी तक कोई बेटा नहीं है। अब कायदे से गुड्डी को तो अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए था, लेकिन गुड्डी जो है अपने उस पति को छोड़ती है। छोड़ने के बाद आ जाती है इधर गाज़ियाबाद साइड। गाज़ियाबाद साइड आने के बाद फिर उसकी एक दूसरे इंसान से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उससे भी 3 बेटे होते हैं। अब 3 बच्चे होने के बाद अब गुड्डी बेहद खुश, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक। पहले पति से कोई बेटा नहीं था, दूसरे पति से बेटा हो गया, परिवार एकदम बढ़िया चल रहा, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही। लेकिन जब बेटे बड़े होने लगे तो फिर गुड्डी को लगा कि अब इस तरह से पालन पोषण करना, गुजर बसर करना हो नहीं पाएगा, तो फिर क्या करे। इसीलिए अब गुड्डी जो है काम धाम के सिलसिले में थोड़ा सा बाहर निकलती है। बाहर निकलने के साथ साथ आ जाती है नोएडा, और नोएडा में एक साबुन की फैक्ट्री में काम करने लगती है। अब साबुन की फैक्ट्री में काम करती, काम से वापस घर जाती, जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने बच्चों का गुजारा करती। पति गांव में ही था, बच्चे लेके आ चुकी थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक। लेकिन इसी दौरान आज से लगभग 7-8 महीने पहले इसकी मुलाकात होती है आनंद शर्मा से, जो कि मुजफ्फरनगर के सिखैड़ा का रहने वाला। आनंद शर्मा से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। अब पति से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, तो फिर ये आनंद शर्मा के साथ ही इसी मकान में जो दीनानाथपुर पूठी में था उसी मकान में शिफ्ट हो जाती है। अब दोनों बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाला जीवन जी रहे। मकान मालिक को भी इसने बताया था कि मेरा पति है। अब ये सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एकदम हंसी खुशी रह रहे हैं। आनंद भी शराब सिगरेट जुआ और इन सारी चीज़ों का आदी था। ये महिला गुड्डी जो थी उसको भी शराब की लत थी, मांस की लत थी।
अब दोनों दिन भर कमाते, उसके बाद जो कुछ पैसे मिलते उससे ये दोनों घर पे आते। आने के बाद फिर बोतलें खुलती, जाम पे जाम चलाया जाता। अब दोनों में प्यार भी काफ़ी था, दोनों एक साथ खाते, दोनों एक साथ पीते, सारी चीज़ें ठीक। लेकिन इसी बीच 18 तारीख को गुड्डी को मायके जाना था। अब गुड्डी को मायके जाना था, मायके जाने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ विदाई वगैरह देना था। तो फिर वो अपने पति जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, आनंद शर्मा से, उससे कहती है कि कुछ पैसे वगैरह अगर मिल जाते तो ठीक था। वो कहता है कि देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 2000 रुपये हैं, इसमें से 1000 तुमको दे रहा हूँ, बाकी 1000 रुपये कुछ काम के लिए हैं, वो नहीं दे पाऊँगा। अब गुड्डी जब ये बात सुनती है तो गुड्डी जिद करने लगती है कि नहीं, 1000 रुपये वो भी दो। अब आनंद शर्मा समझाता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा। अब इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा तो फिर इन दोनों ने एक तरह से सुलह कर ली तुरंत, और फिर ये दोनों शराब पीने बैठ जाते हैं। शराब पीते हैं, घर में चिकन बना था, चिकन खाते हैं। उसके बाद अब जब शराब का जो सुरूर था वो दिमाग पे चढ़ता है तो फिर गुड्डू कहती है, जो गुड्डी थी, कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं जा रही हूँ, फांसी लगा लूँगी। इतना कहने के बाद ये हुक में जो रस्सी है, जो दुपट्टा है, उसको लटकाती है। लटकाने के बाद फिर जाती है झूठ मूठ का नाटक करने, सुसाइड करने का। अब सुसाइड करने का ये नाटक कर रही है, इधर जो आनंद है वो बाहर बैठ के देख रहा। देखने के साथ साथ थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है, रोकता है, मना करता है इसी बात को लेकर इन दोनों में शराब के नशे में फिर से झगड़ा हो जाता है। अब इससे पहले कि गुड्डी वहाँ से उतरती या फिर कुछ और करती, जो आनंद शर्मा था उसके ऊपर टूट पड़ता है। टूटने के बाद मुंह दबा के, और मुंह दबाने की वजह से गुड्डी का जो दम था वो घुट जाता है और गुड्डी का कत्ल कर दिया जाता है। अब कत्ल करता है और जब गुड्डी तड़प तड़प के मर जाती है तो फिर जो आनंद था उसका जो शराब का नशा था वो भी उतरता है। अब कत्ल हो चुका था, फिर दिमाग लगाता है कि अब क्या करे। तो फिर उसने एक दिमाग लगाया कि इसने फंदे में सारी चीज़ें तो खुद की, अगर इस बात का ये जो 10 मिनट का काम है इसको मैं स्किप कर दूं और ये लाश को डायरेक्ट उस फंदे से जोड़ दूं, यानी फंदे में उसने नाटक नहीं किया, असल में सुसाइड कर लिया, तो फिर मैं बच जाऊंगा। इसलिए बाकायदा सारी चीज़ें, वो सारे सबूत वो मिटाता है। मिटाने के बाद जो दुपट्टा था वो गले में पड़ा ही था, बस उस दुपट्टे को आधे से काट देता है, उसके बाद हुक में फंसा देता है। फंसाने के बाद फिर चिल्लाने लगता है, मुंह पे छींटे मारने लगता है कि गुड्डी उठो, तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया। इसके बाद मकान मालिक आता है, उसके बाद फिर मामला पुलिस में जाता है। तो सोच के बड़ा ताजुब भी लगता है कि एक महिला जो एक पति को छोड़ती है, फिर दूसरे पति को छोड़ती है, तीसरे के साथ लिव इन में रहती है और अंत में उसका कत्ल भी होता है, तो वजह क्या थी? महज 1000 रुपये। तो शायद इंसान की जान की कीमत जो है वो 1000 रुपये ही रह गई। और जो पहली कहानी मैंने आपको बताई उससे सुनने के बाद तो बड़ा ताजुब भी होता है कि एक तरफ प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि आपने न्यूड्स वायरल कर दिए, और दूसरी तरफ अब वही महिला शादी करना चाह रही तो आपको दिक्कत है। तो गजब गजब लोग हैं दुनिया में, गजब गजब का क्राइम है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, ये बातें हैं कल के सवाल पे। और कल का जो मेरा सवाल था कि मानव शरीर के किस अंग का नाम एनसेफ्लॉन है, एनसेफ्लॉन। इसमें मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। पहला था लीवर, दूसरा था ब्रेन, चौथा था हार्ट और तीसरा था हार्ट और चौथा था स्प्लीन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ब्रेन। ब्रेन का ही जो साइंटिफिक नाम है वो एनसेफ्लॉन है। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो नाम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड का एक वर्ड है ग्रीक भाषा में एनकेफ्लोस का जो मतलब होता है वो होता है कि सर के अंदर रहने वाला, यानी गर्दन के ऊपर जो सर है उस सर का एक कोई हिस्सा होगा, उसको एनकेफ्लोस कहेंगे ग्रीक भाषा में। तो वहीं से इस शब्द का जन्म हुआ। और साइंस में जहाँ तक मुझे ज्ञान है, विज्ञान की पढ़ाई जहाँ तक मैंने की है, लगभग चीज़ें, चाहे वो जैसे अल्फ़ा हो, चाहे अल्फ़ा का तो नहीं पता, लेकिन जैसे लेम्डा हो गया, टाउ हो गया, ओमेगा हो गया, ये सारे अक्षर जो है ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं, ग्रीक और लैटिन। तो जो सही ऑप्शन है वो है ब्रेन। तो जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने सही जवाब दिया उन सभी को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और शायद आपकी बॉलीवुड की नॉलेज भी थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाएगी। आज का सवाल है कि इनमें से किस अभिनेत्री ने ओलंपिक पदक विजेता की भूमिका निभाई है, यानी कोई एक हीरोइन है, एक्ट्रेस है, जिसने कोई ऐसा किरदार निभाया है जो किरदार किसी ओलंपिक मेडलिस्ट का था। 4 ऑप्शन है। पहला है करीना कपूर, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है तापसी पन्नू और चौथा है अनुष्का शर्मा। तो आपको जो ऑप्शन सही लगे या फिर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा।
नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।